एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। मेरे पास रिसेप्टर है, आई हैव रिसेप्टर। रिसेप्टर की एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है, इंट्रा सेल्यूलर डोमेन है। मेरे रिसेप्टर की इंट्रा सेल्यूलर डोमेन इज लिंक्ड टू दी एंजाइम, जिसकी फॉस्फोरिलेशन हो सकती है, जिसकी अल्टीमेटली एक्टिवेशन होगी। ठीक है, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ये वाले रिसेप्टर्स मेरे पास कैन बी डाइमर, दे कैन हैव दी मल्टीपल सब यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर आपको डाइमर नज़र आ रहे हैं ना भाई, मल्टीपल इसके डोमेन्स भी हो सकती हैं डिपेंडिंग के कोई किस टाइप का आपके पास रिसेप्टर है। मेरे रिसेप्टर की जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डोमेन है वहाँ पर आकर लाइगेंड अटैच करेगा। लाइगेंड जब अटैच करेगा मेरे रिसेप्टर की ऊपर कॉन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगी, जिसकी वजह से मेरे पास साइटोसोलिक डोमेन है। ठीक है, साइटोसोल के अंदर ये डोमेन है ना, साइटोसोलिक डोमेन में साइटोसोलिक एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। क्लियर? मेरा ये रिसेप्टर इज लिंक्ड साइटोसोलिकली टू एन एंजाइम। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करे हैं एंजाइमेटिक डोमेन को। बाहर यू हैव द लाइगेंड डोमेन, इंट्रासेल्युलरली विद इन द सेल यू हैव द एंजाइमेटिक डोमेन, जिसकी एक्टिवेशन होगी जब रिसेप्टर आकर यहाँ बाइंड कर जाएगा। एक्स्ट्रा सेल्युलरली लाइगेंड अटैच करेगा, दैट इज, ठीक है, लाइगेंड अटैच करेगा साइटोसोल के बाहर। एक्टिवेशन एंजाइम्स की होगी, मेरी एंजाइमेटिक डोमेन की होगी विद इन दी साइटोसोल। जैसे ही बच्चों मेरा लाइगेंड यहाँ पर आकर अटैच किया, डोमेन के ऊपर आकर लाइगेंड अटैच किया, उसके अटैचमेंट से क्या होगा, ये मेरे पास ये डाइमर है ना, डाइमर कनेक्ट हो जाएगा, डाइमर कनेक्ट हो जाएगा, लिंक कर जाएगा बाया हाइड्रोफोबिक सेगमेंट। हाइड्रोफोबिक सेगमेंट जो कि एक पॉलीपेप्टाइड है, जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर ही है। ठीक है, तभी तो हाइड्रोफोबिक है ना। ठीक है, मेरे पास अब जी इन दो एक्टिवेशन हुई, लाइगेंड अटैच किया, दोनों डोमेन्स अटैच कर गई बाया पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की नेचर क्या है, दैट इज हाइड्रोफोबिक, दिस इज हाइड्रोफोबिक। और ये जो बॉन्ड बनेगा आपके ज़हन में क्या आता है, कोवेलेंट के नॉन कोवेलेंट? नहीं, कोवेलेंट क्यों बनेगा, दैट विल बी नॉन कोवेलेंट। भाई जब लाइगेंड हट जाएगा, रिसेप्टर ने इनएक्टिव भी तो होना है, एक दूसरे से अलग भी तो होना है। अलग तब होगा जब आपके पास देयर विल बी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि हमने रिसेप्टर को इनएक्टिव भी तो करना है ना, हमने कौन सा उसको हर वक्त एक्टिवेटेड स्टेट के ऊपर रखना है। तो बच्चों ये इसका जनरल फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आकर लाइगेंड अटैच करेंगे। डिफरेंट लाइगेंड्स के नाम हम लोग देखेंगे, जो लिपिनकोट में भी मेंशन है, जो कैडजन में भी मेंशन है। लिपिनकोट में ऑथर ने कह दिया दिस लाइगेंड कैन बी इंसुलिन। भाई जब ये रिसेप्टर एक्टिव हुआ तो इंसुलिन के जो हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं वो सारे परफॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, दिस लाइगेंड दैट इज अटैचिंग इटसेल्फ टू दी एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कैन बी, देखो इधर लिखा हुआ है EGF। इधर EGF क्या होगा, ये किसी ग्रोथ फैक्टर का नाम है, EGF। गुड, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अच्छा बच्चों, जैसे ही मेरे लाइगेंड ने आकर अटैच कर लिया एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन पे, मेरे पास इस एंजाइम के साथ, इस रिसेप्टर के साथ एक एंजाइमेटिक डोमेन भी है। ये एंजाइमेटिक डोमेन एक्टिव होगी। अब ये जो बच्चों मेरे पास एंजाइमेटिक डोमेन है, वे डिफरेंट कोई भी एंजाइम हो सकता है, सीरीन हो सकता है, ठीक है, टायरोसिन काइनेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों
जैसे ही लाइगेंड अटैच किया एंजाइमेटिक डोमेन की एक्टिवेशन होगी, साइटोप्लाज्मिक डोमेन की एक्टिवेशन होगी, मेरे एंजाइमेटिक डोमेन की फॉस्फोरिलेशन हो गई। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आगे जाकर देखो ऑथर ने दिखाया होगा यहाँ पर पी अटैच हो गया, यानी कि मेरे इस एंजाइमेटिक डोमेन की फॉस्फोरिलेशन होगी, यानी कि मेरे जो टायरोसिन रेजिड्यूज थे उनकी फॉस्फोरिलेशन होगी। ठीक है, अब जी पूरे का पूरा कैस्केड चलेगा, सिग्नलिंग चलेगी, जिस किस्म का लाइगेंड आकर अटैच किया उस किस्म का रिस्पॉन्स आ जाएगा। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आकर अटैच किया, डेफिनेटली ग्रोथ बढ़ेगी ना किसी किस्म की, कोई प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर आकर अटैच किया उसके मुताबिक एक्शंस होंगे, इंसुलिन अटैच किया उसके अकॉर्डिंगली एक्शंस परफॉर्म होंगे। अगर कोई भी उसके ऊपर आपको लाइगेंड अटैच करता है तो नीचे तो वही एक होगी नहीं, टायरोसिन होगी उसको होगी, तो इफेक्ट तो वो वही देगी, तो टायरोसिन एफिनिटी आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं एफिनिटी। मेरा लाइगेंड ने अट्रैक्ट ही उस रिसेप्टर के ऊपर होना है जहाँ पे उसने एक्शन परफॉर्म करना है। स्पेसिफिक रिसेप्टर होगा स्पेसिफिक लाइगेंड के अकॉर्डिंगली। जैसा सुना था लॉक एंड की मॉडल कि एक लॉक के लिए एक पर्टिकुलर की है, एक रिसेप्टर के एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ आपके पास लाइगेंड है। अगर भी एक ही रिसेप्टर के ऊपर मल्टीपल लाइगेंड्स आकर अटैच कर रहे हैं और वो उसी रिसेप्टर के थ्रू एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, तो उन लाइगेंड्स के दरमियान अब कंपटीशन आ जाएगा। ठीक है, हम इस चीज़ को पढ़ेंगे एफिनिटी में कि हर लाइगेंड के लिए हर पर्टिकुलर रिसेप्टर की तरफ कुछ ना कुछ एफिनिटी होगी जहाँ की तरफ वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है बच्चों, अब ये डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हुए। नेक्स्ट डायग्राम के ऊपर आ जाओ। दैट डायग्राम इज़ फ्रॉम द कैडजन। इस कैडजन के डायग्राम में आपको लेफ्ट साइड पे दिखाया गया है, सबसे पहले आपका जो रिसेप्टर था दैट वाज इनएक्टिव। जैसे ही लाइगेंड आकर अटैच किया, देखो दोनों डोमेन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर गई राइट साइड में, दोनों ने बॉन्ड बना लिया विद द हेल्प ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड जो कि हाइड्रोफोबिक है, और बॉन्ड कौन सा बनाया है, दैट फॉर्म विल बी नॉन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा अब जी आपका ऑथर ने कह दिया हमें इन रिसेप्टर्स की इतनी डिटेल नहीं पता, कैडजन में लिख दिया उसने भाई हम इट हैज़ बीन नोटिस कि आपका जो रिसेप्टर है दैट कैन बी डाइमर, दैट कैन बी ओलिगोमर। ठीक है, ओलिगोमर क्या है, जिसके ऊपर देर आर मोर देन 2 मोनोमर्स होते हैं उसे कहते हैं ना ओलिगोमर। अच्छा, ओलिगोमर इज स्मॉलर देन दी पॉलीमर, कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, और भाई आपके ऑथर ने कह दिया कि भाई दिस इज़ नॉट क्लियर कि भाई कितने रिसेप्टर्स हैं, कितनी कितनी डोमेन्स आ रही हैं। आप लोगों ने स्टेज के ऊपर ये बात याद रखनी है, मेरा लाइगेंड गेटेड आयन चैनल था, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वाज इन मिली सेकेंड्स। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर था, उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ गया, दैट इज़ फ्रॉम दी सेकेंड्स टू मिनट्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर आ गया, इसका एक्शन इज़ फ्रॉम मिनट्स टू आवर्स। ठीक है, अब जी कौन कौन से लाइगेंड्स आकर अटैच कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया दैट कैन बी EGF, दैट कैन बी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, दैट कैन बी प्लेटलेट डिराइव्ड फैक्टर, दैट कैन बी एक्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, दैट कैन बी इंसुलिन। बच्चों ये जितने वर्ड्स आए ना सारे वर्ड्स हम लोगों ने पढ़ने हैं आगे जाके। ठीक है, फिजियोलॉजी में नॉर्मल फंक्शनिंग एक्शन भी पढ़ा होगा, इसमें ड्रग्स के अकॉर्डिंगली कंपैरिजन करके भी देखेंगे भाई अल्टीमेटली क्या हुआ, जो भी लाइगेंड आकर अटैच किया इसने आपकी जो एंजाइमेटिक डोमेन थी इसकी फॉस्फोरिलेशन करवा दी है। ठीक है, या डिफरेंट आपके पास जो सेल्स के अंदर प्रोटीन थी, ठीक है, उनकी फॉस्फोरिलेशन करवा दी। जो सेल्स के अंदर प्रोटीन थी उसकी भी फॉस्फोरिलेशन हुई, आपके इस रिसेप्टर के साथ जो लिंक्ड एंजाइमेटिक डोमेन थी उसकी भी फॉस्फोरिलेशन हुई। ये मैंने पढ़ लिया एग्जाम्पल आपकी कैडजन से। जब मैं लिपिनकॉर्ड की तरफ आई तो आपके ऑथर ने इसी रिसेप्टर की कुछ इस किस्म की डायग्राम बना दी, सेम ही दिखाया गया ना इसमें भी। ऊपर देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली आपके पास दिस इज़ अ डायमर, डायमर है ना एक्स्ट्रा सेल्यूलरली। देखो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली देखो ऑथर ने इस तरह से आपको डोमेन निकली हुई दिखाई है 1 और 2, ऐसे ही है ना। तो भाई जैसे आपके ऑथर ने कहा इधर आकर इंसुलिन अटैच किया, इंसुलिन ने क्या किया, मेरा इंट्रासेलुलर ये जो एंजाइमेटिक डोमेन थी इसकी फॉस्फोरिलेशन करवा दी। ठीक है, और आगे जाके इंसुलिन के जो एक्शन थे वो परफॉर्म हुए।
सिर्फ मेरी एंजाइमेटिक डोमेन की फॉस्फोरिलेशन ही नहीं हुई, आपके ऑथर ने कहा इट विल आल्सो फॉस्फोरिलेट्स अदर प्रोटीन्स एंड द पेप्टाइड्स, ठीक है, दैट आर प्रेजेंट विद इन दी सेल। क्लियर? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सेम इसी डायग्राम को आपके ऑथर ने आगे जाकर लिपिनकॉट के अंदर एक्सप्लेन किया है। मेरे पास एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, अल्फा डोमेन्स हैं, इसके साथ इसकी इंट्रा सेलुलर डोमेन है, इसने कहा है दिया जी बीटा डोमेन्स है। ऑरेंज कलर का अगर लाइगेंड अटैच किया, जैसे ही ऑरेंज कलर का लाइगेंड आकर अटैच किया, मेरे पास जो बीटा डोमेन थी उसके अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी थी, टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी थी, उस टायरोसिन की फॉस्फोरिलेशन होगी। इसके अलावा मेरे पास पड़े हुए थे विद इन द सेल IRS। IRS इज इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स, जो कि इस रिसेप्टर के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करते थे, उनकी भी फॉस्फोरिलेशन होगी। वो सब्सटेंसेस जो इस रिसेप्टर के लिए एज अ सबस्ट्रेट काम करते थे, उनके भी फॉस्फोरिलेशन होगी। अल्टीमेटली यू विल गेट द बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्लियर? क्लियर है बच्चों यहाँ तक? मेरे पास देखो, अगर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर अटैच कर रहा है तो सेल्स की ग्रोथ होती जाएगी, नर्व ग्रोथ फैक्टर तो नर्व्स बढ़ती जाएंगी, नंबर ऑफ नर्व्स बढ़ती जाएंगी। इंसुलिन अटैच कर रहा है तो इंसुलिन का क्या काम है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना, वो करेगा, ठीक है, डिपेंडिंग कि कौन सा किस किस्म का आगे आपके पास लाइगेंड अटैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब जी आपके ऑथर ने कहा, अगर मैं कह रही हूँ ना एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर आकर अटैच कर गया, जो मैंने कैटजन में पढ़ा था, ठीक है। अब अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो, कैंसर पेशेंट्स में क्या होता है, आपके जो सेल्स हैं वो ग्रो करते जाते हैं, रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं ना आपके जो एबनॉर्मल सेल्स हैं। तो क्या मेरे जहन में ऐसा आता है कि अगर मैं इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दूं तो मैं कैंसर के पेशेंट की ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, उस डिज़ीज़ की मैनेजमेंट कर सकती हूँ। आपके ऑथर ने कहा इसी कॉन्सेप्ट को लेके मेरे पास जी मार्केट में ड्रग्स आ गई। किस डिसऑर्डर के लिए ड्रग्स आ गई? नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स के लिए। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में कैंसर के पेशेंट्स में क्या होता था, देयर वाज द एक्सेसिव ग्रोथ फैक्टर सिग्नलिंग। ठीक है, ग्रोथ फैक्टर अटैच किया, सिग्नल आगे चले, एक्सेसिव ग्रोथ हुई। तो मेरे जहन में आ गया क्यों ना मैं कोई ऐसी ड्रग्स बना लूँ जो इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें। भाई मेरे पास मार्केट में ड्रग्स आ गई, दैट वाज दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ठीक है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहाँ कब इस्तेमाल होंगी? कैंसर पेशेंट में इस्तेमाल होंगी, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल होंगी। नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर क्या है? जिसमें आपके सोमैटिक सेल्स प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं। सोमैटिक सेल्स आपके वो तमाम सेल्स हैं, ऑल द सेल्स एक्सेप्ट दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक है, अब जी मेरे पास मार्केट में ड्रग आ गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। दो ड्रग्स की एग्जांपल आपकी बुक के अंदर लिखी हैं। फिलहाल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को हम लोग एंटी कैंसर में भी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ दो एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं। क्या नाम लिखा है? ट्रांसट्यूजिमैब एंड दी सेट्यूजिमैब। क्लियर है? सेट्यूजिमैब, ट्रांसट्यूजिमैब एंड सेट्यूजिमैब। बच्चों दीज आर दी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? यह आपके एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर के एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन के ऊपर जाकर बाइंड करेंगी, उसके साथ इंटरैक्ट करेंगी और ग्रोथ फैक्टर को कहेंगी भी तुमने बाइंड नहीं होना, मैं बाइंड होता हूँ, और इसने आपके एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। क्लियर? ये मेरे पास ड्रग आ गई जो एक्स्ट्रा सेल्यूलरली काम करिए। अब मेरे जहन में आया क्यों ना मैं कोई ऐसी भी ड्रग देखूं जो मेरे इंट्रा सेल्यूलरली साइटोसोल के अंदर इस एंजाइमेटिक एक्टिविटी को ब्लॉक कर दे। भी मेरे पास दूसरे इनहिबिटर्स मार्केट में आ गए। ठीक है, उनके एग्जांपल क्या लिखी हुई है देखो ब्रैकेट के अंदर, जेफिटिनिब एंड एडलोटिनिब। अब जी इनका क्या काम है? दे विल इनहिबिट दी रिसेप्टर्स काइनेस एक्टिविटी विद इन दी साइटोप्लाज्म। इस काइनेसिस को फॉस्फोरिलेशन नहीं होने देगा। मेरे पास मार्केट में कैंसर पेशेंट के लिए दो ड्रग्स आ गई, नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर्स के लिए दो ड्रग्स आ गई।
जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में काम कर रही थी, दैट वाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ट्रांसट्यूजिमैब एंड सेट्यूजिमैब। देन मेरे पास इंट्रा सेलुलर एंजाइमेटिक डोमेन को इनएक्टिव करने के लिए मार्केट में ड्रग आ गई, दैट वर दी जेफिटिमैब एंड सॉरी दैट वाज द जेफिटिनिब एंड दी एडलोटिनिब। मैंने अब आपको इसकी ड्रग क्लास नहीं ना बताई, बस ये बताया है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या करी है, इनहिबिट करे। दीज आर इनहिबिटिंग दी टायरोसिन काइनेसिस। तो क्या मैं इन्हें कह दूँ, दीज आर टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स। ठीक है, नोट कर लो, दीज आर टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स। अब बच्चों मेरी बॉडी में नॉर्मली क्या चल रहा है, हर वक्त तो रिसेप्टर एक्टिवेटेड स्टेट में नहीं रहते हैं ना। ठीक है, अब जी मेरा लाइगेंड प्रोड्यूस होता जा रहा है, लाइगेंड की प्रोडक्शन होती जा रही है। अब मेरी बॉडी ने तो अपना कोई ना कोई डिफेंस मैकेनिज्म करना ही है। मेरी बॉडी ने क्या किया, मेरे पास बॉडी में एक मैकेनिज्म है, दैट इज़ रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन। बच्चों मेरे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, समझ लो इसके ऊपर रिसेप्टर है, लाइगेंड्स आते जा रहे हैं और इसके ऊपर अटैच करते जा रहे हैं। अल्टीमेटली मेरी बॉडी को सुकून चाहिए, रिलैक्स चाहिए, उसे इफेक्ट अभी नहीं चाहिए। मेरा रिसेप्टर क्या होगा, मेरे सेल के अंदर चला जाएगा। पहले ये सेल के ऊपर था रिसेप्टर, सेल के ऊपर से हटा और मेरे सेल के अंदर चला गया। ठीक है, सेल सरफेस से विद इन दी सेल चला गया, डाउनवर्ड चला गया, डाउन रेगुलेशन हो गई। डाउन रेगुलेशन में बच्चों क्या हुआ, क्या अब मेरे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स का काउंट कम हो गया, रिसेप्टर्स का काउंट कम हो गया। अच्छा जी, ऐसा अब मैं कह दूं कि मेरे रिसेप्टर की एंडोसाइटोसिस हो गई, मेरे रिसेप्टर की बेसिकली एंडोसाइटोसिस हो गई थी। अब क्या मेरा ये रिसेप्टर डिग्रेड हो सकता है, हो सकता है। कैसे डिग्रेड होगा, हमने एक ऑर्गेनल पढ़ा था आपकी एनाटॉमी में भी, फिजियोलॉजी में भी, लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स ने इसकी डिग्रेडेशन करवा दी, रिसेप्टर ख़त्म हो गया। अब क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे रिसेप्टर की डिग्रेडेशन ना हो, बचा जाए और दोबारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर वापस आ जाए, रीसाइकल हो जाए? दिस इज़ आल्सो पॉसिबल, दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। डाउन रेगुलेशन भी हो सकती है, रिसाइकलिंग भी हो सकती है, नया रिसेप्टर भी बन सकता है दोबारा से। ठीक है बच्चों, अब जी आपके ऑथर ने कह दिया, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। अच्छा, मेरे पास जी रिसेप्टर्स का काउंट कम कब होता है, मैंने कहा ना रिसेप्टर की दोबारा से सिंथेसिस भी हो सकती है, डी नोवो सिंथेसिस का वर्ड सुना है ना, शुरू से नया रिसेप्टर बन गया, अंदर वाला रिसाइकिल नहीं किया, शुरू से नया बन गया। अल्टीमेटली मेरे रिसेप्टर का काउंट कम कब होगा, जब डी नोवो सिंथेसिस नहीं हो रही और डाउन रेगुलेशन के बाद, यानी कि एंडोसाइटोसिस के बाद मेरा रिसेप्टर डिग्रेड हो गया। डिग्रेड किसने कर दिया, आपके लाइजोसोम्स ने कर दिया। लाइजोसोम्स ने उन्हें प्रोटियोलाइज्ड कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि रिसेप्टर्स आर प्रोटीन्स। प्रोटियोलाइज्ड मीन्स स्प्लिट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया आपकी प्रोटीन्स की। क्लियर? अच्छा जी, ये भी एक्शन हम लोगों के पास देखा गया डिफरेंट। फॉर एग्जांपल कोई ग्रोथ फैक्टर आकर अटैच करते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर अटैच करते हैं तो भी डाउन रेगुलेशन हो जाती है। अब आपको ऑथर ने कह दिया, लेकिन मैंने एक अनयूजुअल सी रिसर्च आर्टिकल्स में एक अनयूजुअल सी चीज़ देखी गई है कि जो आपके पास नर्व ग्रोथ फैक्टर्स हैं, पहले हम लोगों ने डिस्कस किए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, अब है नर्व ग्रोथ फैक्टर। भाई नर्व ग्रोथ फैक्टर्स के साथ ये सिलसिला नहीं है, डाउन रेगुलेशन के बाद डिग्रेड नहीं हुए, डाउन रेगुलेशन हुई, सेल के अंदर गए, दोबारा से सेल की सरफेस के ऊपर वापस आ गए। अब जी नर्व ग्रोथ फैक्टर के केस में बच्चों हुआ क्या था, नर्व ग्रोथ फैक्टर ने किसकी ग्रोथ करवानी होगी, न्यूरॉन्स की, नर्व्स की। नर्व ग्रोथ फैक्टर में क्या हुआ बच्चों, समझ लो जी, आई हैव दिस न्यूरॉन। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। मेरे पास एक न्यूरॉन है, इसके साथ आपके ऑथर ने इधर दिखाया है दूसरा न्यूरॉन भी कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ऐसे दिखाया गया ना इधर। मेरे पास अब हुआ यहाँ पर क्या था, देखो
मेरा नर्व ग्रोथ फैक्टर आकर अटैच किया मेरे एक्सॉन्स के ऊपर रिसेप्टर्स में, ठीक है। एक्सॉन्स के रिसेप्टर पे मेरा नर्व ग्रोथ फैक्टर आकर अटैच किया, लाइगेंड समेत मेरा जो रिसेप्टर था उसकी एंडोसाइटोसिस हो गई, एंडोसाइटोसिस होगी। मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स था एंडोसाइटोसिस के बाद एंडोसाइटोसिस होगी तो इसको मैं क्या कहूँगी, इस पूरे मॉलिक्यूल को एंडोसोम। एंडोसोम, मेरा एंडोसोम मूव करता गया, कम्युनिकेट करता गया, इधर ऑथर ने दिखा दिया कहाँ तक चला गया, दूसरे न्यूरॉन के नर्व के सेल बॉडी तक चला गया, वहाँ पर वापस आया, दोबारा से सरफेस के ऊपर आ गया और लाइगेंड भी सही सलामत है, मौजूद है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हो क्या रहा था भाई, मेरे रिसेप्टर के साथ लाइगेंड तो अटैच था, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता जा रहा था। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलता जा रहा था मतलब क्या बनता जा रहा था, आरएनए बनता जा रहा था। कोई इसकी सेहत पे कोई इफेक्ट पड़े एंडोसाइटोसिस के बाद, भाई फंक्शनिंग तो वैसे की वैसे ही चलती जा रही है। क्लियर है? तो भाई आपका ऑथर ने कहा हमें ये मैकेनिज्म क्लियर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि नर्व ग्रोथ फैक्टर के साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। सो बच्चों ये था आपके एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स।